हेलो हे गाइस, वेलकम बैक। देखिए, कल हमने एक डिस्कस किया था, हमने वर्ल्ड बैंक डिस्कस किया था, हम जो ऑर्गेनाइजेशंस वाला हमने कंपोनेंट स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे आईएमएफ के बारे में। देखिए, जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के बीच में कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि जो डिफर करती है दूसरे को, उसके बारे में बात करते हैं। हमने कल भी बात की थी कि जो वर्ल्ड बैंक है उसको एक काम दिया गया रिकंस्ट्रक्शन का, जिसमें उन्होंने इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसको प्रमोट करना था। लेकिन आईएमएफ ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे जो इकोनॉमिक जो चीज़ें हैं उसको स्टेबल करने की बात कर रहा था। जो वर्ल्ड बैंक है वो थोड़ा लार्ज है एज कम्पेरिजन टू आईएमएफ। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की, ये बायलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके दो मेन इंस्टीट्यूशन जो हैं मेजर आईबीआरडी और आईडीए। ये यूनिलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके 188 मेंबर्स हैं, इसके भी 188 मेंबर्स हैं। हम बात करें तो ये फैसिलिटेट करता है लेंडिंग को, ये प्रमोट करता है एडवाइस और असिस्टेंस को, ये डील करता है लेंडिंग के साथ में, डील करता है मैक्रो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सेक्टर के साथ में। अभी आपने कमेंट सेक्शन में ये बताना है। आज का बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कल हमने डिस्कस किया था आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईएमएफ। और इसको दोनों को, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को, एक कॉन्फ्रेंस से बनाया गया था, उस कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है। ठीक है जी, तो ये दोनों चीज़ों को आपने बताना है। और अगर हम यहाँ पे बात करें एसडीआर के बारे में, एसडीआर क्या है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। ये आईएमएफ ने क्या किया, आईएमएफ की कंसेंट नहीं बन रही थी कि यार कौन सी करेंसी को लॉन्च किया जाए, कौन सी करेंसी को ना किया जाए। तो उन्होंने एक अपनी ही एक क्या बनाया, यहाँ पे लोकल रिजर्व बनाया, और उस रिजर्व का नाम क्या है, इंटरनेशनल रिजर्व बनाया, सॉरी लोकल नहीं, इंटरनेशनल रिजर्व का नाम है यहाँ पे एसडीआर, जिसको हम बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये आईएमएफ ने बनाया था ताकि जो कंट्रीज है वो अपने ऑफिशियल रिजर्व को क्या कर पाएँ, कॉम्प्लीमेंट कर पाएँ। इसकी जो वैल्यू है वो एक बास्केट के अकॉर्डिंगली बेस्ड रहती है। उस बास्केट में टाइम टू टाइम करेंसीज को डाला जाता है। अभी करंटली यहाँ पे 5 करेंसीज है, जैसे डॉलर हो गया, यूरो हो गया, पाउंड हो गया, ठीक है, और जापानीज येन हो गया, और चाइनीज़ युआन हो गया। और ये जो एसडीआर्स है इनको यूज़ किया जाता है कि जो आईएमएफ है इसको एलोकेट कर देता है कंट्रीज़ को, और कंट्रीज़ जो है वो ये एसडीआर को यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये एसडीआर एलोकेशन होती कैसे है, जितना आपने कंट्रीब्यूशन दिया। और इसमें ना मेरी एक बहुत ही पेट एग्जांपल, मैं टूर की एग्जांपल देता हूँ या ट्रिप की एग्जांपल देता हूँ कि आप सपोज कर लो आप 5 लोग हो, और 5 लोगों ने, मतलब 5 पर्सन ने टूर प्लान किया। अब इसमें डिफरेंट जो 5 लोग हैं उन्होंने डिफरेंट अमाउंट इसमें इनकलकेट की, उन्होंने डाल दी। जिसने ज़्यादा अमाउंट डाली होगी उसको ज़्यादा हर एक चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है कि जो कंट्री ने यहाँ पे ज़्यादा शेयर डाला हुआ है उसको ज़्यादा जो एसडीआर है वो एलोकेट किए जाते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा आईएमएफ के बारे में। देखिए, जो नेक्स्ट न्यूज़ मतलब जो आज हमने डिस्कस करनी है, दिस इज़ रिलेटेड टू कि एक टीवी एंकर हैं जिनका नाम है रोहित रंजन। तो ये जी न्यूज़ में लगे हुए हैं, ये जो रोहित रंजन नाम का मतलब यहाँ पे एंकर है। यहाँ पे इन्होंने एक कनेक्शन था कि फेक वीडियो ऑफ राहुल गांधी थी, ठीक है, और उनकी फेक वीडियो चलाई थी। और उसी के चलते हुए, ये बड़ा अच्छे वे से समझना, उसी के चलते हुए जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है, वहाँ पे छत्तीसगढ़ में ऑब्वियसली खिलाफ रिपोर्ट हुई होगी तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट उसको पकड़ने के लिए आती है। लेकिन उसका क्या था, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का जहाँ तक मुझे पता है प्रोटोकॉल ये है कि उसको सबसे पहले बताना है लोकल गवर्नमेंट को, जो कि गवर्नमेंट है यूपी की, और वहाँ पे यूपी की गवर्नमेंट को बता के फिर उस बंदे को पकड़ के लेके जाना था कहाँ पे, छत्तीसगढ़। लेकिन ये चीज़ ना होने की वजह से लगा लो या कुछ भी लगा लो, तो यहाँ पे एक और जो एफआईआर थी वो लॉन्च्ड थी, वो अगेंस्ट किसके, रोहित रंजन के, कहाँ पे, यूपी में। तो अब यूपी की पुलिस ने क्या किया, वो छत्तीसगढ़ पुलिस को बोलती कि नहीं आप तो बाद में आए हो, हमें पहले ही इस बंदे को उठाना था। और उन्होंने उसको रोहित रंजन जो एंकर है उनको उठाया, और वो कहते कि एफआईआर हुई है गौतम बुद्ध नगर में ऑन दी सेम मिसलीडिंग वीडियो बाय दी जी न्यूज़। तो उसको मतलब जो रोहित रंजन जी हैं उनको पकड़ के लेकर गए गौतम बुद्ध नगर पुलिस में, और हैड नॉट बीन प्रोड्यूस इन दी कोर्ट। सो जो छत्तीसगढ़ पुलिस है वो कहते कि हम कुछ लीगल रेमेडीज़ यहाँ पे ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से इस बंदे की जो कस्टडी है वो ले पाए। अब यहाँ पे हो क्या गया कि यहाँ पे ये बंदा रोहित रंजन है, इस तरह से हो गया। यहाँ पे छत्तीसगढ़ पुलिस आई, छत्तीसगढ़ पुलिस कहती मैं पकड़ूंगी, यहाँ पे यूपी पुलिस आ गई, यूपी पुलिस कहती एफआईआर पहले से लॉस्ट है, पकड़ा और लेकर चले गए। ठीक है, तो इस तरह का यहाँ पे सीन हमें दिखता हुआ नजर आया। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पे ये GS3 रिलेटेड और GS3 में इन्वायरमेंट रिलेटेड ये न्यूज़ है। इस न्यूज़ में है क्या, पहला चीज़ क्या है कि जो प्यूनिटिव स्टेप्स हैं, मतलब जो जो प्यूनिटिव स्टेप्स हैं, जो इम्प्रिजनमेंट है या फिर कुछ कोई भी चीज़ है जो पनिशमेंट है, उसमें कुछ सॉफ्टन किया गया, उसको कुछ रिलैक्स किया गया है। और इन्वायरमेंट के केसेस में देखिए, हमारे पास एक एक्ट रहता है जिसका नाम है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का। उसमें होता है क्या है कि अगर इन्वायरमेंट के खिलाफ कोई कुछ बंदा करेगा
पड़ेगा, तो उसको इम्प्रिजनमेंट के लिए दिया गया था। तो अभी लेकिन उन्होंने क्या किया, इम्प्रिजनमेंट को हटा के उन्होंने बोला अकेला फ़ाइन पे करना है बंदे को, ओनली फ़ाइन, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर बहुत ही ज़्यादा कि कुछ ग्रेव इंजरी कर दिया, लॉस ऑफ लाइफ कर दिया आपने, इन्वायरमेंट को भी और हार्म किया, तो इम्प्रिजनमेंट भी होएगी, और जो फ़ाइन है 5 to 500 टाइम्स ग्रेटर देन दोज करंटली लवाइड, वो उतना फ़ाइन लगाया जाएगा। अगर अब यहाँ पे हम करंटली बात करते हैं तो इम्प्रिजनमेंट है अप टू 5 years और फाइन था अप टू ₹1 लाख और बोथ, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक चीज़ तो ये थी, हाँ, अगर इसमें बहुत ही ज़्यादा आपने कुछ कर दिया हुआ है तो उन्होंने बोला कि एडिशनली 5,000 रुपीज़ जो डेली है वो देना पड़ना था, और जो जेल टर्म है वो एक्सटेंड हो सकती है 7 years के लिए। और दूसरा यहाँ पे चेंज, पहला चेंज तो आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा चेंज यहाँ पे क्या किया गया है, सेकेंड चेंज यहाँ पे पता है क्या किया गया, उन्होंने एक ऑफिसर को लगाया, एडजुडिकेशन ऑफिसर। सो जो एडजुडिकेशन ऑफ ऑफिसर है वो पेनल्टी डिसाइड करेगा यहाँ पे, ठीक है। और जितने भी फंड्स कलेक्ट किए जाएंगे इस वाली चीज़ से, उन फंड्स को डाल दिया जाएगा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड में, और वहां से इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो फंड है वहां से इन चीज़ों के बारे में काम किया जाएगा, मतलब इन्वायरमेंट के रिलेटेड वहां पे जो चीज़ें हैं वो की जाएंगी, राइट। यहाँ पे इस चीज़ को आपने याद रखना है। जो नेक्स्ट न्यूज़ आज हमने फ्रंट पेज पे डिस्कस करनी है वो है करंट अफेयर्स के, इंटरनेशनल अफेयर्स रिलेटेड, और जहाँ पे जो पीएम जो है बोरिस जॉनसन, उनके जो 2 सीनियर लोग हैं उन्होंने उनको छोड़ दिया, और उनमें से एक है मतलब चांसलर ऋषि सुनाक। ये 42 ईयर ओल्ड ब्रिटिश इंडियन मिनिस्टर हैं, जो कि उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर दिया। तो इसमें उनके, मुझे लगता है कि जो चीज़ें हैं वो अभी आप मान के चलो बोरिस जॉनसन के लिए मुश्किल होती दिखाई देंगी। तो ये फ्रंट पेज पे न्यूज़ थी। अगली न्यूज़ हम डिस्कस करते हैं। जो आज हमने अगली न्यूज़ डिस्कस करनी है वो है एडिटोरियल। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे बीजेपी और ये वो सारा कुछ लिखा हुआ, तो ये हमारे बहुत ज़्यादा काम का नहीं है। जो काम का है वो उसकी चीज़ की हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमने कल डिस्कस की थी, दिस आर्टिकल इज़ रिलेटेड टू GS3 मैटर ऑफ इम्पोर्ट। यहाँ पे आपको पता है हमने कल डिस्कस किया था कि जो इम्पोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, और जो एक्सपोर्ट है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज़ होता दिखाई देता है। और जब ये चीज़, ये सिचुएशन आपको देखने को मिले तो आपने याद रखना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, कल मैंने पूछा भी था। यहाँ पे जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। और जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो किसका पार्ट होता है, वो पार्ट होता है राजे करंट अकाउंट का, ठीक है। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट डाउन करनी है कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो किसका पार्ट रहता है, करंट अकाउंट का पार्ट रहता है, ठीक है। तो इसके लिए एक वीडियो भी आ रही है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के लिए, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। सो करंट अकाउंट का ये पार्ट रहता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब सपोज करके चलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड तो नेगेटिव हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेड डेफिसिट होता हमें दिखाई दिया, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो करंट अकाउंट है वो भी नेगेटिव रहेगा, क्योंकि इसमें एक और कंपोनेंट है जिसका नाम है बैलेंस ऑफ इनविजिबल। और बैलेंस ऑफ इनविजिबल में भी वो ज़्यादा हो जाए तो जो करंट, अगर वहाँ पे क्वेश्चन आ जाए कि इफ बैलेंस ऑफ ट्रेड इज नेगेटिव सो द करंट अकाउंट मस्ट बी नेगेटिव, नहीं, वो मस्ट नेगेटिव नहीं है, मे बी बैलेंस ऑफ इनविजिबल है जो वो ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो इतना आपने पहले तो याद रखना है। तो यहाँ पे यही चीज़ बोली जा रही है कि जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया, और हमें ये पता चला है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बताया हमें। यहाँ पे जो प्रॉब्लम वाली बात है वो ये है कि जो इंडिया के टॉप 10 एक्सपोर्ट आइटम्स थे, वो जो एक्सपोर्ट है उनका डिक्रीज होता दिखाई दिया। इवन जो एक्सपोर्ट्स हैं वो थोड़े से तो बढ़े हैं, लेकिन जो इम्पोर्ट है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। जैसे कि अगर हम बात करें, जो कोल के इम्पोर्ट्स हैं वो 242% इंक्रीज हुए, पेट्रोलियम के 94.2% इंक्रीज हुए हैं, और इसी की वजह से ये जो चीज़ें हैं, जो प्रॉब्लम है वो हमें दिखाई देती नज़र आ रही हैं। और अगर हम बात करते हैं कि जो स्लो डाउन हमें एक्सपोर्ट में देखने को मिला वो क्यों हो रहा है, उसका रीज़न है कि जो ग्लोबल डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। वीकर ग्लोबल डिमांड की वजह से ये जो चीज़ है वो ये जो प्रॉब्लम है हमें दिखाई देती नज़र आती है। मोरओवर जो हमारा रुपी है वो वीकन हो चुका है, जिसकी वजह से अगर हम बात करते हैं तो जो इंपोर्ट है वो हमारा महंगा हो चुका है। और ये जो चीज़ है, और जो कंसर्न है यहाँ पे, जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो भी हमें कम होते दिखाई देंगे ऑब्वियसली, क्योंकि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो भी हमारी कंट्री से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसमें भी सरकार कुछ नहीं कर सकती ऑब्वियसली, क्योंकि FPI को कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं है, और इसी वजह से इसको हम बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये कुछ FDI वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है, ये FPI है। और अगर हम बाद में इसके बारे में बात करें तो पॉलिसी मेकर्स देखिए मे हैव लिटिल रूम, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने बात बोला कि वो जो कुछ है वो बहुत का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो मिस स्टेप्स है वो ना लें, ठीक है, ताकि अवॉइड करें डोमेस्टिक इनएफिशिएंसीज हर्टिंग एक्सपोर्ट्स रिव्यूड अर्जेंटली, राइट। तो ये कुछ आर्टिकल था रिलेटेड टू एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, ये आपने चीज़ याद रखनी है। अगला जो एडिटोरियल हमने पढ़ना है, बड़े ही अच्छे वे से लिखा हुआ है GR गोपीनाथ जी ने, मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसको हम पढ़ के मैं आपको बताता हूँ कि किस
इस तरह से मतलब देखिए बातें तो इधर उधर की हुई हैं, लेकिन इसका मेन कंसर्न क्या है, इंडियन एविएशन सेक्टर। ठीक है, तो इनका मेन कंसर्न है इंडियन एविएशन सेक्टर। तो यहाँ पे बात ये है कि 4 डेकेड्स अगो हुआ क्या कि टेलीविज़न चैनल थे, वो कहते कि दो दो होते थे, दूरदर्शन 1 और दूरदर्शन 2। और यहाँ पे अगर कोई बंदा एक चैनल से बोर हो रहा होता था तो दूसरा चैनल लगा लेता था। लेकिन कई बार वो कहते क्या होता था कि एक चैनल पे इंदिरा गांधी का कुछ आ रहा है, दूसरे चैनल पे संजय गांधी का आ रहा है। और उसी तरह से वो कहते हैं कि भाई 2 कार की कंपनीज होती थी, जो कि जैसे कि अम्बेसडर मैन्युफैक्चर करती थी, और फिएट थी जो प्रीमियर पद्मिनी करती थी। मोटरसाइकिल और 2 स्कूटर कंपनीज होती थी, इनफील्ड इंडिया और आइडियल जावा बाइक्स, और बजाज और लंबरेटा स्कूटर्स। और इसी तरह से जो एयरलाइंस है वो भी 2 होती थी, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस। और जो चीज़ें क्या चल रही थी, क्रम्बलिंग पब्लिक सेक्टर एयरपोर्ट्स, जो पब्लिक सेक्टर एयरपोर्ट्स है वो क्रम्बल हो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा डाउन जा रहे थे। ये तो हमें वो कहते थैंक यू करना चाहिए किसका, पीवी नरसिम्हा राव का, जिनको असिस्ट किया मनमोहन सिंह ने, और इस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड किया राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी ने, जिनकी वजह से 500 टेलीविजन चैनल्स आए, 20 ऑटोमोबाइल, 15 टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स आए, है ना। सेलफोन सेक्टर यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और जो कंट्री है वो पायोनियर और वर्ल्ड लीडर बना इन दी वैक्सीन प्रोडक्शन और माइटरी नेशन इन दी सॉफ्टवेयर एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जो एयरलाइन कंपनीज है वो भी हमें इंक्रीज होती दिखाई दी। देयर आर नंबर ऑफ एयरलाइन कंपनीज बट दे आर स्टिल मतलब क्या है, स्ट्रगलिंग। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं रिफॉर्म्स की, तो रिफॉर्म्स में क्या किया, लाइसेंस राज था जो मोनोपोली ऑफ इंडियन एयरलाइंस थी, एयर इंडिया चेंज दी सेक्टर। सो यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज वो हमें आती हुई दिखाई दी, जैसे जेट एयरवेज और सहारा हो गया। और इसमें उन्होंने बोला कि एक चेंज आया व्हेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लो क्या था, लो कॉस्ट एयरलाइंस इन इंडिया टुक शेप इन 2003 विच ओवरकेम द कॉस्ट बैरियर। ठीक है, देखिए पहले तक तो यही होता था कि भाई लिबरलाइजेशन तो कर दी, लेकिन बहुत सारे लोग सोच नहीं सकते थे कि इस पर हम फ्लाई कर पाए। ठीक है, अभी भी ऐसी चीज़ें हैं। और बैरियर्स क्या है, बैरियर्स में आप देखिए जो एविएशन है उसको हम सिक मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। उसका रीज़न क्या है, टफ एंट्री बैरियर्स हैं फॉर न्यू एंट्रेंट्स, हाई फ्यूल प्राइसेस हैं, स्काई हाई टैक्सेस हैं, इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर एयरपोर्ट्स हैं। यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल भी दी गई है, जो नंबर ऑफ इंडियंस हैं हु बाय एयर टिकट्स इन अ ईयर इज़ 140 मिलियन। ठीक है, और यहाँ पे मतलब 2019 का डेटा, हम कोविड से पहले का लेकर चल रहे हैं। और ये जो 140 मिलियन, ऐसा नहीं कि 140 मिलियन अलग लोग यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, ओनली 35 मिलियन टू 40 मिलियन है जो वो लोग ट्रैवल करते हैं। 35 मिलियन टू 40 मिलियन जो लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ वो इतने के लोग जो हैं वो ट्रैवल करते हैं हमारी कंट्री के, विच इज़ नथिंग बट लेस देन 4% है ना, जो हमारी पॉपुलेशन है उसका लेस देन 4% हमें यहाँ पे दिखाई देता है। और इसी डेटा को अगर हम रिलेट करें, ये डेटा आपका जो पूरे अफ्रीकन कंट्रीज हैं उसी के साथ में रिलेट करता है कि आपके बहुत कम जो लोग हैं वो ट्रैवल करते हैं। उसका रीज़न क्या हो सकता है, यहाँ पे हाई कॉस्ट ऑफ टिकट, है ना। और यहाँ पे इसी वजह से उन्होंने सारा रिलेट किया हर एक कंट्री का, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आयरलैंड में 28 मिलियन डोमेस्टिक एयर पैसेंजर्स हैं जो मतलब टिकट सोल्ड होती हैं, और वहाँ की पॉपुलेशन है ओनली 5 मिलियन। तो 5 मिलियन जो लोग हैं वो 28 मिलियन वहाँ पे मतलब सैर सपाटे कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। तो इसका कारण क्या है कि वहाँ पे मे बी जो लोग हैं वो खरीद सकते हैं उस चीज़ को, और वो जो प्राइस है वो भी एक मतलब स्टिपुलेटेड मैनर में वहाँ पे एक प्राइस है, एक इक्विलिब्रियम उन्होंने सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि एक यहाँ पे मूवमेंट की उन्होंने बात की, जिसको हम बोलते हैं यूरेका मूवमेंट। यूरेका मूवमेंट में उन्होंने एक एयरपोर्ट की यहाँ पे बात की थी कि जो एयरपोर्ट है ये 30 मिलियन पैसेंजर, मतलब बहुत छोटा सा एयरपोर्ट था, जो कि यहाँ पे ट्रांजिटिंग ल्यूटन एयरपोर्ट है ना, तो लंदन का मेट्रोपॉलिटन एरिया का एक छोटा सा एयरपोर्ट। तो यहाँ पे उन्होंने बोला 30 मिलियन पैसेंजर्स जो हैं वो क्या करते हैं, मतलब ये छोटे से एयरपोर्ट से ही फ्लाई करते हैं, और ये हमारे 40 एयरपोर्ट्स के बराबर है इंडिया के। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का चीज़ देखने को मिलती है। और उन्होंने ये चीज़ बोली कि ये मेरे लिए एक यूरेका मोमेंट था मेरी जर्नी का, कि जहाँ पे मैंने देखा कि भाई जो चीज़ है इसको और बढ़ाना चाहिए। वो कहते हैं इस चीज़ को बढ़ाने के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत अच्छे वे से काम किया, मोरोवर नरसिम्हा राव हो गए, ठीक है, और इस तरह से काम किया। लेकिन जो अभी जो चीज़ें हैं जैसे स्टार्टअप इंडिया हो गया, ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन वो कहते पॉइंट ये है कि भाई कि जो एविएशन है वो एक इंटेग्रल सेक्टर होना चाहिए इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। और जो लोग हैं, मतलब अगर हम बात करते हैं
कि उनको इसका एक्सेस होना चाहिए। लेकिन हम स्टिल किससे सफ़र कर रहे हैं? पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट से हम सफ़र कर रहे हैं। और अगर हम इस चीज़ को अच्छे वे से आगे लेकर पाएंगे तो जो जो जोग्राफिकल जो या फिर रिमोट एरियाज़ के साथ में जो कनेक्टिविटी है वो भी हमारी एक अच्छे वे से हो जाएगी। वो कहते हैं ठीक है कि इस चीज़ को करने के लिए सरकार ने भी और क्या किया, देखो टूरिज़्म भी बूस्ट होगा, बहुत सारी चीज़ें जो बूस्ट हो जाएंगी। इसके लिए एक उड़ान वाली स्कीम है जो वो लॉन्च की थी, उड़े देश का आम नागरिक। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे जो रीजनल कनेक्टिविटी है वो इतनी हो नहीं पाई, क्योंकि जो एयरपोर्ट्स है वो ही इतने अच्छे नहीं है। सो ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने लास्टली यही बोला है कि एक जो अच्छी चीज़ है, जो अनटैप्ड पोटेंशियल है, उस चीज़ को हमें हासिल करना चाहिए और इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि जो कंट्री है वो और भी ज़्यादा अच्छे वे से ग्रोथ कर पाए। ठीक है जी। सो ये तो था GS3 का। अगला जो हमारा एडिटोरियल है जो हमने डिस्कस करना है, छोटा सा मैं आपको इसके लिए हिंट या फिर एक आइडिया दे दूंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। GS2 के बारे में ये है, हैंड कफिंग का जुडिशियल टैप एंड दी लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ। यहाँ पे रिसेंटली जो कर्नाटका हाईकोर्ट ने उन्होंने एक वर्डिक्ट दिया था कि भाई आप ना बिना मतलब से जो हथकड़ियाँ लगा देते हो। और यहाँ पे हुआ क्या था, एक्चुअली जो अक्यूज था उसको हैंड कफिंग की गई, उसकी हथकड़ियाँ लगाई गई। और यहाँ पे उन्होंने बोला कि आपने किस रीज़न के लिए हथकड़ियाँ लगाई थी। तो पुलिस ने अपनी डायरी में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, पुलिस ने दे हैव रिटन नथिंग इन दी पुलिस डायरी। सो उन्होंने यहाँ पे बोला कर्नाटका हाईकोर्ट ने, भाई 2 लाख रुपए जो कंपनसेशन है हैंड कफिंग एन एक्यूज्ड, ठीक है, आपको देनी पड़ेगी, और ये पुलिस ऑफिसर ही जिसने लगाई थी वो देगा। तो इसमें मतलब हैंड कफिंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उसको फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ हाईकोर्ट इतना ही बता रही है, और वो प्रिंसिपल्स कुछ ऐसे हैं कि भाई जैसे यहाँ पे डिफरेंट सर्कमस्टांसिस की, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस की बात की कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में ही आप उनको करो, जहाँ पे आपको लगता है कि वो आपको कुछ हार्म कर देंगे या फिर भाग के चले जाएंगे या किसी और को हार्म कर देंगे। लेकिन इस तरह से अगर आप लेकर आओगे तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं है, जिसको मतलब लीगली नहीं है वो। ठीक है, तो 3 ओकेजन यहाँ पे लीगली है हैंडकफ के लिए, दैट इज एन एक्यूज्ड ऑन हिज अरेस्ट एंड बिफोर ही इज प्रोड्यूस्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट। ठीक है जी, अंडर ट्रायल प्रिजनर ड्यूरिंग ट्रांजिट फ्रॉम द जेल टू कोर्ट एंड बैक, अ कन्विक्ट बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम जेल टू द कोर्ट एंड बैक। ठीक है, तो ये 3 थे। ये जो लॉ है विद रिगार्ड टू द हैंडकफिंग वाज सेटल्ड इन 1980, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में बोला, द ओनली सर्कमस्टांसेस व्हिच वैलिडेट्स पता नहीं क्या है, इनकैपेसिटेशन by irons an extreme measure is that otherwise there is no other reasonable way of preventing his escape। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सेटल किया गया था कि जहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई जो लोग हैं उनको एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में ही आप देखो, इस तरह से नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में हथकड़ियाँ नहीं लगानी चाहिए। सो ऑब्वियसली तो जो है स्केप से प्रिवेंट करने के लिए इस तरह का जो चीज़ है वो की जाती है। तो यही सारा चीज़ लिखी हुई है और कुछ भी नहीं है, कंपनसेशन देने की बात की जा रही है। सो अगला जो एडिटोरियल आज हमने डिस्कस करना है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में देखते हैं। दिस इज़ रिलेटेड टू GS2। ये इंडिया और श्रीलंका के टाइज के बारे में है, और इंडिया और श्रीलंका के टाइज के बारे में हमें एक अच्छे वे से पता होना चाहिए, क्योंकि हमने कई बार इसका IR में, इंटरनेशनल रिलेशन में क्वेश्चन देखा है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, द इकोनॉमिक क्राइसिस इन दी श्रीलंका है सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड इनकम, और ये रिड्यूस कर दी अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। ठीक है, फूड, और जिसने इंक्रीज कर दी फूड इनसिक्योरिटी। जिसका मतलब क्या है कि श्रीलंका में आपको पता है इकोनॉमिक क्राइसिस आए हुए हैं, और इन इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते हुए कि जो अवेलेबिलिटी है, ठीक है, फूड की, और जो अफोर्डेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, वो क्या हो गई है, यहाँ पे डिक्रीज हो चुकी है। और जिस चीज़ को देखते हुए जो प्राइस है वो इंक्रीज हो चुके हैं, जिसके चलते हुए जो फूड इनसिक्योरिटी है वहाँ पे देखते हुए दिखाई देती है। और ये जो फूड इनसिक्योरिटी है ज़्यादातर इफेक्ट कर रही है लोअर इनकम ग्रुप्स को और जो वॉर इफेक्टेड फैमिलीज हैं। अगर हम नॉर्थ और ईस्ट श्रीलंका की जहाँ पे तमिलियंस लोग हैं जो वो ज़्यादा रहते हैं, अगर हम यहाँ पे बात करें जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा एक्यूट है मंग दी वीमेन हेडेड हाउस होल्ड, डिसेबिलिटी हो गया, वर्किंग क्लास हो गया, कास्ट ग्रुप्स हो गए, इस तरह के जो, या फिर प्लांटेशन वर्कर हो गए, इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा जो है डिस्क्रिमिनेट भी किया जा रहा है, और इनको कोई भी जस्टिस नहीं मिल पा रहा, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ द श्रीलंका। क्योंकि उनको पहले इकोनॉमिक क्राइसिस से पहले भी दिक्कत थी, तो अब तो दिक्कत ज़्यादा आनी ही आनी थी। सो ये जो चीज़ें हैं ये एक मल्टीपल हिस्टोरिकल इंजस्टिस है, सच एज डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टेटलेसनेस। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जो श्रीलंकन रुपी है वो डेप्रिशिएट होता दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ना तो वो जो मेडिसिन है वो इंपोर्ट कर पा रहे हैं, जो इसेंशियल आइटम्स है वो फूड या फिर मेडिसिन नहीं कर पा रहे इंपोर्ट, और जिसके चलते हुए यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्टेट ने क्या किया, यहाँ पे जो टैक्स है वो इंक्रीज़ कर दी, किस चीज़ पे, स्टेपल फूड आइटम्स पे। तो अगर हम यहाँ पे एक अच्छे वे से देखें इस चीज़ को, तो
मतलब क्या है कि ये जो दाल पे और राइस ब्रेड पे ये इंक्रीज़ कर दिया 50% इन द लास्ट 6 मंथ्स अलोन, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिली, जिसकी वजह से लोगों के पास में स्टेबल फूड भी यहाँ पे नहीं है। इंडिया की असिस्टेंस की अगर हम बात करें तो इंडिया ने जो असिस्टेंस है वो $3.5 बिलियन की देने का मतलब बोला था, और वो कर भी रहे हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ यहाँ पे निकल के जो आ रही है, जिसके बारे में बोला जा रहा है कि भाई मिसमैनेजमेंट या फिर इनकॉम्पिटेंस या फिर गवर्नमेंट जो गवर्नेंस इश्यूज है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जो श्रीलंकन्स हैं उन्होंने जो फूड एड फ्रॉम तमिलनाडु विद ग्रेटिट्यूड उन्होंने रिसीव तो किया, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे वे से काम नहीं कर रहा। ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है इस एडिटोरियल में यहाँ पे। और अगर हम बात करें जो इंडियन गवर्नमेंट है और जो पीपल ऑफ तमिलनाडु हैं, ये जो लोग हैं ये रिलीफ और एक्सप्लोर मतलब रिलीफ से भी ऊपर जा सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं एन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जैसे कि यहाँ पे मनरेगा चलती है, ठीक है। तो इस तरह की अगर स्कीम होगी वो वहाँ पे काम भी करते रहेंगे लोग और उनके पास में पैसे भी जाते रहेंगे। सो जो वर्क गारंटी एश्योरिंग वर्किंग पीपल 100 to 120 डेज ऑफ वर्क एनुअली कुड प्रोवाइड रिलीफ। उससे होगा क्या, ये जो मतलब दिस विल सपोर्ट देयर इमोशनल फिजिकल और न्यूट्रिशन वेलबींग इन ए डिग्निफाइड वे। और जो उनकी एग्रीकल्चर जो है या फिर इम्बैंकमेंट्स है, चैनल्स है, ड्रेनेज है, वो भी सारा कुछ इंप्रूव होता हमें दिखाई देगा। यहाँ पे ये चीज़ बोली जा रही है। मोर ओवर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि मतलब जो इंडिया अगर और भी फैसिलिटेट करना चाहता है तो जो लंकन रुपीज़ हैं उसको बाय कर ले और उनको इंडियन रुपीज़ दे दे, ताकि वो बाहर से जो चीज़ें हैं वो खरीद पाए, मेडिसिन दे वो, है ना। और जहाँ पे बात की जा रही है कि उनको अपनी फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना चाहिए अपनी इकॉनमी को क्राइसिस से निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली वो कर तो रहे होंगे, लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा तुगलकी जो फरमान पेश किया गया था 2021 में बाय देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द श्रीलंका कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं या फिर जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं उसको बिल्कुल ही बंद कर दो और ऑर्गेनिक खेती करो रातों रात। वो रातों रात ऐसी चीज़ें नहीं होती। आपको आना नहीं है, आपने मतलब आप टेलीविज़न पे और आपने बोल दिया कि भाई रातों रात ये कर दो, वो सारा गलत हो जाता है काम। उसमें डिस्टेबिलिटी आती है और हमने अपनी कंट्री में भी देखा किस तरह से डिमोनेटाइजेशन की वजह से आज भी जो हम पढ़ते हैं MSMEs को डिस्टेबिलिटी हम आती हुई दिखाई देती है ना। तो उसी तरह से इस बंदे ने कर दिया था, कहता जी रातों रात ऑर्गेनिक फार्मिंग कर दो जी सारी की सारी श्रीलंका में। ये तो बहुत ही गलत चीज़ होगी और जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो कम हो गया और जो श्रीलंका है वो एग्रीकल्चर के सहारे तो चलता था बहुत अच्छे वे से। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको भी इन्हों को देखना चाहिए। मोर ओवर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इंडिया जो है वो हेल्प कर रहा है श्रीलंका को अच्छे वे से। यहाँ पे अभी 4500 जो MT राइस है वो भी हम यहाँ पे भेज रहे हैं क्योंकि उनका स्टेपल फूड राइस है ना। तो ये जो हाउसिंग प्रोग्राम है, यहाँ पे एक हाउसिंग प्रोग्राम है वो भी मतलब अर्न अ गुडविल फॉर इंडिया, ठीक है। पहले हाउसिंग प्रोग्राम ने बड़ा अच्छे वे से किया था, अभी भी एक गुडविल बनेगी हमारी उनके लोगों के बीच में, बहुत अच्छे वे से हम काम कर पाएंगे। सो ये था एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स आज के न्यूज़पेपर में। नेक्स्ट जो न्यूज़ है दिस इज़ अबाउट GS3, है ना। GS3 का ये पार्ट अभी तो आपको सारा पता लगने लग गया होगा सिलेबस किस तरह से चलता है। यहाँ पे FPIs के बारे में बात की गई है, रशिया यूक्रेन वॉर को रिलेट करना है। देखिए अब ध्यान से समझिएगा FPIs के बारे में होता क्या है। देखिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टमेंट है वो होती है शॉर्ट टर्म, ठीक है। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है कि वो कुछ टाइम के लिए आती है और अगर उसको निकालना है वो ईजिली निकल जाएगी और वो दूसरी कंट्री में जा सकती है। और FPI को इसी वजह से हॉट मनी भी बोलते हैं, ठीक है। FPI को इसी वजह से हॉट मनी भी बोलते हैं। हॉट मनी का मतलब जो रुकती नहीं है किसी कंट्री में, बार बार इधर उधर जाती रहती है। शॉर्ट टर्म और हॉट मनी का कॉन्सेप्ट पहले तो ये याद रखना, ठीक है जी। फिर आगे अगर हम बात करते हैं FPI के बारे में यहाँ पे कि जो FPI है अगर हम इस चीज़ को देखें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को, तो हमारी इंडिया में काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा FPI आ रही थी और स्पेशली फ्रॉम द USA, ठीक है। लेकिन रिसेंटली और फिर करंटली अगर हम बात करें ये जो FPI है जो इंडिया में आई हुई थी ये वापस से कहाँ पे जानी स्टार्ट होगी, USA में जानी स्टार्ट होगी। पहले USA जो था वो इंडिया में लेकर आ रहा था, लेकिन दोबारा से अब क्या हो गया, जो इंडिया है वहाँ से FPI जो वो कहाँ पे जानी स्टार्ट होगी, USA में दोबारा से जानी स्टार्ट होगी। अब पहले आ क्यों रही थी, देखिए जो लॉकडाउन था, ठीक है। आपको पता है लॉकडाउन ने इम्पैक्ट किया बहुत हाई लेवल का, किस चीज़ को ध्यान से समझते रहना, किस चीज़ को, हर एक इकॉनमी को। तो उस इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए, है ना, हमने भी क्या किया था, इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज़ कर दिया था, मतलब पॉलिसी रेट को डिक्रीज़ करके रखा होता हमारे सेंट्रल बैंक ने, RBI ने। सो वैसे ही US फेडरल बैंक है, मतलब वहाँ का सेंट्रल बैंक, उसने इंटरेस्ट रेट कम करके रखे हुए थे। अब यहाँ पे लोगों ने क्या किया,
ठीक है। यहाँ पे लोगों ने क्या किया, कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा लिया, मनी ली, और मनी को लेकर उन्होंने क्या किया, इंडिया में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। इंडिया में इन्वेस्टेड इन इंडिया क्यों? आप ये भी सोच रहे हो अपनी कंट्री में क्यों नहीं, क्योंकि भाई इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, वो ज़्यादा ग्रोथ देगी एज कम्पेरेटिव टू डेवलप्ड कंट्री। तो इंडिया में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दियो। यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट है ये वो सारा कुछ इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी, सारा कुछ अच्छे वे से चल रहा था। डॉलर आने स्टार्ट हो गए, तो ऑब्वियसली डॉलर आएंगे तो हमें तो अच्छा ही है। फॉरेक्स जो हमारे जो एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, है ना, फॉरेक्स रिजर्व्स है, वो इंक्रीज होंगे। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या देखने को मिली इंडिया के केस में, अभी जो करंटली चल रही है, ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर, आपको पता है कि जो इन्फ्लेशन है वो भी इंक्रीज़ होगी। अब इन्फ्लेशन जब इंक्रीज़ हुई है तो यूएसए के जो फेडरल बैंक है, ठीक है, जिस तरह से हमारे आरबीआई ने क्या किया, जो रेपो रेट है वो उसको क्या कर दिया, यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया। उसी तरह से जो यूएस का जो फेडरल बैंक था उसने क्या किया, यहाँ पे पॉलिसी रेट्स को सारी की सारी को इंक्रीज़ कर दिया। मतलब जो इंटरेस्ट रेट था जो पहले कम था यहाँ पे, वो क्या अब हो गया, इंक्रीज़ हो गया। तो लोगों ने यहाँ से क्या किया कि उन्होंने बोला कि हमारे पास पैसे तो हैं, हम इंडिया में अब क्यों इन्वेस्ट करें, हम अपनी सेफ कंट्री में जाके इन्वेस्ट करते हैं। जितने पैसे इंडिया दे रहा था उतने पैसे हमारी कंट्री देगी। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो गया। पहली चीज़ तो जो मनी सप्लाई थी, है ना, यहाँ पे मनी सप्लाई जो इंक्रीज़ हुई थी वो डिक्रीज़ होगी। ठीक है, न्यू फ्रेश मनी मिलनी डिक्रीज़ होगी कि जो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते थे। और दूसरी चीज़, जो जितना भी पैसा इंडिया में लगा हुआ था वो दोबारा से यूएस में आना स्टार्ट हो गया। और जिस चीज़ की वजह से जो एफपीएज है वो हमारी कंट्री से जाने स्टार्ट हो गए। और जो यहाँ पे $1 पहले कितने का होता था, 60 रुपीज़ का होता था, अब $1 हम लगा के चले तो 79 रुपीज़ कुछ का हो गया। ठीक है, इसका ये रीज़न है कि जो डॉलर्स है वो हमारी मार्केट से निकल रहे हैं। अब यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है कि जो $1 है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे एप्रिशिएट होता हमें नज़र आता है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये डेप्रीशिएट है ना। तो यहाँ पे एप्रिशिएट क्यों हो रहा होगा, क्योंकि डॉलर्स इंडिया से जा रहे हैं बाहर। अगर डॉलर्स यूएसए में दोबारा से जा रहे हैं तो डॉलर की जो सप्लाई है यहाँ पे हमारे इंडिया में वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और जो डिमांड है वो कांस्टेंट या फिर इंक्रीज। और जिस चीज़ को चलते हुए, जिस चीज़ को देखते हुए जो $1 है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एप्रिशिएट होता हमें दिखाई देता है। क्लियर है बात? आई होप ये आपको बड़े अच्छे वे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे बात हो रही है स्टेटस ऑफ चाइनाज बेल्ट रोड इनिशिएटिव इन साउथ एशिया। दिस इज ऑफ रिलेटेड टू GS2 एज वेल एज GS3, क्योंकि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। देखिए, ये जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है ये आता कहाँ से है, जो चाइनीज़ ये जाई जिनपिंग वाला बंदा है, ये 2013 में कजाकिस्तान और इंडोनेशिया में जाते हैं और वहाँ पे बोलता है कि बंदा सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट हमने बनानी है और ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हम काम करेंगे। जो भी बॉटल नेक्स हैं सप्लाई चेन में हम उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ बेल्ट रोड इनिशिएटिव है क्या। अब सबसे पहले उन्होंने बात किया कि यहाँ पे जो फाइनेंस करेगा BRI प्रोजेक्ट्स को वो चाइना करेगा। और जितनी भी कंट्रीज है, इसने पता क्या किया, इसने स्कीम लगाई चाइना ने। और स्कीम में क्या देखा कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को ही पकड़ना है हमने। और डेवलपिंग कंट्रीज़ को पैसों की ज़रूरत रहती है, या फिर लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ को। उसको बोला कि जो फाइनेंस है मैं करूँगा और आप पैसे है जो वो धीरे धीरे करके मुझे बाद में देते रहना। लेकिन इसी पॉलिसी को जो वेस्ट है, मतलब जो वेस्ट कंट्रीज है, वो बोलते हैं डेट ट्रैप। पहले पैसे दे दो कम इंटरेस्ट रेट पे, बाद में उससे मांगने लग जाओ, और जब वो ना दे तो उसको बोलो कि मुझे कोई लैंड अपनी किस पे दे दे, लीज पे दे दे। तो ये वो चीज़ यहाँ पे दिखाई देती है हमें। अगर हम पाकिस्तान में बात करें बेल्ट रोड इनिशिएटिव की, सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है चाइना की वो पाकिस्तान में हुई है। और ये किस चीज़ के लिए की है, CPEC के लिए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए। यहाँ पे कुछ $62 बिलियन इन लो इंटरेस्ट रेट लोन और फाइनेंसिंग फ्रॉम दी चाइनीज स्टेट ओन्ड बैंक्स, ये चीज़ गई हुई है। और ये जो CPEC है, एट द सेंटर ऑफ द CPEC वॉज $700 मिलियन डेवलपमेंट ऑफ द सिटी ऑफ गवादर। जो गवादर पोर्ट है इतना ज़्यादा डेवलप कर दिया। और ये भी बोला जा रहा था कि जो गवादर है ये इंपॉर्टेंट क्यों है स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि ये ड्राइव फ्रॉम द ईरान सिर्फ 1 घंटे की और लेस देन 320 किलोमीटर फ्रॉम दी ओमान। जो गवादर है, ये बोला गया कि जब इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई कि जो GDP है सिटी की वो $30 बिलियन होगी बाई 2050। और ये ओवर 1 मिलियन ऑफ जॉब्स क्रिएट करेगा चीज़। और ये जो गवादर पोर्ट है यहाँ पे शिपिंग एक्टिविटीज़ ये वो सारा कुछ चलता रहेगा, ये वाली चीज़ यहाँ पे बोलेगी। लेकिन गवादर पोर्ट के जो रेजिडेंट्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, क्योंकि वहाँ पे चाइनीज़ जो आर्मी है वहाँ पे डिप्लॉय की गई थी, क्योंकि कुछ बलोच जो नेशनलिस्ट है उन्होंने अटैक किया था चाइनीज़ लोगों पे। अगर हम यहाँ पे श्रीलंका के केस की बात करें, श्रीलंका ने भी बड़े अच्छे वे से चाइना से पैसे लिए हुए हैं। और चाइना से पैसे लेकर उन्होंने एक, हमारे पास टर्मिनल था जो हमने डेवलप करना था इंडिया जापान ने, वो कोलंबो ने इजेक्ट कर दिया था इंडिया जापान को और चाइना को दे दिया था। लेकिन बाद में हमें वेस्टर्न साइड वाला टर्मिनल दिया जो कि अडानी ग्रुप को दिया गया। अगर हम अफगानिस्तान की बात करें, उन्होंने भगाया हुआ, इनको कहते भाग जाओ। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम मालदीव्स में बात करें तो मालदीव्स में भी चाइना ने एक अच्छे वे से इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की हुई है। तो बांग्लादेश में भी बहुत अच्छे वे से इन्वेस्टमेंट की हुई है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड
हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट होगी आफ्टर पाकिस्तान, ठीक है। सो बांग्लादेश यहाँ से एबल होएगा टू बेनिफिट फ्रॉम द BRI वाइल मेंटेनिंग डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रेटेजाइज विद बोथ इंडिया एंड चाइना। सो ये जो है इट हैज़ मैनेज टू नॉट अपसेट इंडिया बाय गेटिंग इंडिया टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सिमिलर टू BRI इन दी कंट्री। मतलब इंडिया को उसने कुछ भी ऐसे परेशान नहीं किया बांग्लादेश ने कि यार भाई जैसे BRI प्रोजेक्ट बना रहा है ऐसे आप प्रोजेक्ट बनाओ मेरी कंट्री में, कि ऐसा कुछ नहीं किया। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज BRI अबाउट? बेल्ट रोड इनिशिएटिव, मैंने आपको पहले ही बताया, वंदर 2013 में जाता है कजाकिस्तान और इंडोनेशिया में। वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा रोला, मतलब क्या बोलते हैं उसको, शोर मचाता है कि भाई मुझे इस चीज़ को बनाना है, ठीक है। तो उसमें चलते हुए अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या है, ये तो एक तो हो गया न्यू सिल्क रूट हो गया, ठीक है, ये मैरीटाइम सिल्क रोड हो गया, और ये हो गया चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर। सो दिस इज चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर, ठीक है। ये कश्मीर से लेकर ये इस्लामाबाद और ये गवादर तक आता है। और अगर हम ये मैरीटाइम सिल्क रूट की बात करें, आप देख रहे हो यहाँ पे ये बांग्लादेश वाला हो गया, कोलंबो हो गया, ठीक है, मालदीव्स नहीं लगाया वो यहाँ पे, और यहाँ से ये वेनिस से होता हुआ यहाँ पे एथेंस और ये जिबूती, मोम्बासा, जकार्ता, कुआलालंपुर, ठीक है, हायुको, फुजू, तो ये यहाँ तक इसको कनेक्ट करेगा। और इसमें आप देख रहे हो कि ये जो चीज़ है ये इंडिया को यहाँ पे घेरा, एक तरह से घेर लिया गया है, ठीक है। और ऊपर से ये क्या करता है, ज़ियाम हो गया, यहाँ पे बिश्केक हो गया, ठीक है जी, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तेहरान हो गया, इस्तांबुल हो गया, मॉस्को, दुइसबर्ग, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें, इसको रॉटरडैम हो गया, इस सारी चीज़ों को ये कनेक्ट करने की चीज़ बात करता है। तो ये सेम ही है चार्ट, सेम ही मैप है जो हमने पहले देखा। तो ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव में ये ओवरलैंड रूट हो गया एक, और एक दूसरा कौन सा हो गया, मैरीटाइम रूट, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ जो आज हमने डिस्कस करनी है, पहली चीज़, यहाँ पे एक बंदा था जो कि नॉन वेजिटेरियन, एक मुस्लिम बंदा था जो कि नॉन वेजिटेरियन फूड को बेचता था। और वहाँ पे उसने क्या किया कि जो न्यूज़पेपर में, पुराने न्यूज़पेपर में बेचता था, लेकिन उस पुराने न्यूज़पेपर पे देखा गया हिंदू गॉड और गॉडेसेस की जो फोटोज थी वो थी, और वो उसको पता था उस चीज़ के ले लिए, लेकिन वो बेच रहा था, है ना। और पुलिस ने मोर ओवर ये भी बोला कि जब हम उसको अरेस्ट करने के लिए गए तो उसने जो उसके पास चाकू था बड़े लेवल का, उसके साथ में अटैक किया, तो उसको पकड़ लिया गया। भाई अब इन्वोक कर दिया 153 और 295A। 295A जब आप किसी के धार्मिक चीज़ों को भड़काते हो, ठीक है। 153A यहाँ पे बोला गया कि भाई 307 भी यहाँ पे किया गया क्योंकि नाइफ के साथ में अटैक किया गया है, ठीक है ना। तो इस तरह के मतलब सेंसिटिविटी टुवर्ड्स अदर फेथ भी हमें पता होनी चाहिए कि किस चीज़ को करना है, किस चीज़ को नहीं करना, ठीक है। आपको नहीं पता उन चीज़ों के बारे में, लेकिन दूसरे की जो फीलिंग्स है, जो सेंटिमेंट्स है, वो हर्ट नहीं होनी चाहिए। अगर आप डाइवर्सिटी के साथ में रहना चाहते हो, यूनिटी विद डाइवर्सिटी, अगर नहीं रहना फिर तो आपको पता है कंट्री में चल क्या रहा है, ठीक है। फिर मोर ओवर यहाँ पे एक ये महाशय लीना क्या है, मनी मैकलाई, ठीक है। अब इन्होंने एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी यहाँ पे, ट्विटर पे एक फ़ोटो डाल दी, मेरी जी डॉक्यूमेंट्री आ रही है, और उस डॉक्यूमेंट्री में जो गॉडेस काली हैं, ठीक है, जिसको हम काली माता बोलते हैं, उनको सिगरेट पीते हुए दिखाई दिया। आप ट्विटर पे चेक भी कर सकते हो, अभी भी वहीं पे वो जो इमेज है वहीं पे पड़ी है, ठीक है जी। अब इसको बंदे को पकड़ा है, इनको पकड़ा है अब, ठीक है। तो ये मतलब पता नहीं तो जानबूझ के करते हैं ये लोग कि भाई हम लाइमलाइट में आए, पता नहीं इनको मज़ा आता है इस चीज़ को करने में, पता नहीं क्या सोच है। तो इस चीज़ के बारे में एक कुछ चीज़ है। और मोर ओवर ये एक MP हैं, ठीक है, लोकसभा के, उन्होंने बोला, कहते जी ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो कोई चक्कर ही नहीं है। तो इसमें जो सेंटिमेंट्स है वो हट हो जाते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो भगवान है वो हमें पता है कि दिल के अंदर है ना, गॉड चाहे वो कोई भी है, वो हमें पता है एक ही तरह का मैसेज देता है। लेकिन जहाँ पे लोगों ने जब बांट दिया गया है, जब आप किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करोगे तो ऑब्वियसली या तो वो आप पे अटैक कर देगा, फिर कुछ और करेंगे चीज़ें, ठीक है जी। तो इस तरह की ये जो चीज़ें, इसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ यहाँ से निकल के आई। फादर डॉटर फ्लाई इन सेम फाइटर फॉर्मेशन ऑफ IF। देखो इसको करने का सिर्फ यही था कि एयर कमांडर संजय शर्मा और फ्लाइंग ऑफिसर अनन्या शर्मा, इन्होंने हिस्ट्री बनाई विद द रेयर फिएट, ठीक है। वो क्या था कि इन्होंने इकट्ठे मतलब फादर और जो डॉटर है उन्होंने इकट्ठे यहाँ पे जो फाइटर प्लेन है जो हमारा फॉर्मेशन IF की वो किया, ठीक है जी। नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है अबाउट, हमने ये डिस्कस किया था स्वीडन और फिनलैंड, इन्होंने प्रोटोकॉल ज्वाइन कर लिया नाटो का, लेकिन अभी ये वेट करें रेटिफिकेशन के लिए, ठीक है जी। अब एक और जो न्यूज़ है ये भी इंटरनेशनल इवेंट्स रिलेटेड है। जो चाइना है उसने पाकिस्तान को बैक किया, पाकिस्तान को साथ दिया, पाकिस्तान का, जहाँ पे पाकिस्तान अपोज कर रहा है G20 की मीटिंग इन दी कश्मीर, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया तो भाई करवाएगा ही करवाएगा जम्मू एंड कश्मीर में ये नेक्स्ट ईयर G20 की मीटिंग, और उसमें होगा क्या, वो प्रेशराइज करने की कोशिश करेगा दूसरी कंट्रीज़ को कि जहाँ पे वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि भाई किस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, अपनी POK वाली चीज़ को या फिर कश्मीर को, ठीक है। इस तरह की जो चीज़ें वो इंडिया कर रहा है, ये अच्छी चीज़ है।
फिर आगे लास्ट न्यूज़ जो आज हमने डिस्कस करनी है वो है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। ये भाई बहुत बार कर चुके हैं। सर्विस ग्रोथ एट 11 ईयर हाई। जो सर्विसेज की ग्रोथ है वो बहुत अच्छे वे से हुई है। तो परचेजिंग जो मैनेजर इंडेक्स है वो सेम चीज़ यार, फिर आप बताओगे ठीक है कौन निकालता है ये, और ये चीज़ आपने पहले बतानी है, फिर हम देखते हैं आगे की आगे, ठीक है। सो रुपी फॉल्स ये हमने कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे ये देख लेना भाई, जो रिलीफ है वो कॉटन इंपोर्ट पे दे दिया गया, गवर्नमेंट ने एक्सटेंड की ड्यूटी रिलीफ ऑन कॉटन इंपोर्ट, ठीक है। और तो यार इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है, बाकी हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर इसमें कुछ डाउट हुआ आप एक बार देख लेना, मतलब इन्वायरमेंट ये इकॉनमी वाले सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं साथ के साथ में बता दूंगा, ठीक है। चलो फिर बाय बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और कुछ और भी डालने की कोशिश करते हैं। बाय।